नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज क्लास जो है मध्यकालीन भारत का वन लाइनर क्वेश्चन चल रहा है इस समय। पार्ट 1 जो कि अपलोड कर दिया गया है और आज का पार्ट 2 है, जिसमें से विदेशी आक्रमण से लेके गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत पर जितने शासन हुए हैं, सबके जो जितने शासक थे उनके बारे में वन लाइनर क्वेश्चन है। तो चलिए, पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया आज का। अगर आप नहीं देखे हैं उसको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और आज का जो है पार्ट 2 है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला कह रहा है क्वेश्चन, सन 1329 और 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप जो है मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी। जो सांकेतिक मुद्रा प्रचलित करने वाला कौन शासक था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है सांकेतिक मुद्रा चलाया था। आगे बात करें तो कह रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? दिल्ली का कौन सुल्तान था जिसको इतिहासकार जो कहते हैं विरोधों का मिश्रण कहा जाता है? विरोधों का मिश्रण जिसे कहा जाता है वह मोहम्मद बिन तुगलक है दोस्तों। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण कहा जाता है। विरोध करता था और साथ ही साथ। आगे बात करते हैं, कह रहा लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। आगे बात करें तो इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? जो इनाम भूमि थी वह किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि जो है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था उस समय में। इनाम की जो भूमि मिलती थी वह जो है धार्मिक और विद्वान लोगों को दे दिया जाता था। आगे बात करें तो कह रहा है, यात्री जो है इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो यह मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का? मोरक्को का। आगे बात करें तो कह रहा है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जो है दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन है? दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन है? तो रजिया सुल्तान है। ठीक, रजिया सुल्तान। आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है जो दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? वह अलाउद्दीन खिलजी है। दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास भी किया था। ठीक, आगे बात करते हैं। तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर जो है विदेशी आक्रमण प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो महमूद गजनवी जो है तुर्क आक्रमणकारी था प्रथम। अलाई दरबार का जो कह रहा, अलाई दरबार किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरबार जो बनाया गया है किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का है। किसका है? कुतुब मीनार का। आगे बात करते हैं, तो कौन शासक जो है दास या फिर गुलाम राजवंश से संबंधित है? गुलाम राजवंश से संबंधित कौन है? तो इल्तुतमिश है इसमें से। आगे बात करते हैं, कह रहा है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था इब्न बतूता जो मोरक्को का रहने वाला था? तो उस समय जो शासक था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके समय में इब्न बतूता भारत में आया था। आगे बात करते हैं, तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक, 17 बार आक्रमण किया था। आगे बात करें, किसने जो है अपने आप को खलीफा घोषित किया था? कौन शासक था अपने आप को जो है खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी जो है अपने आप को खलीफा बताता था। आगे बात करें तो कह रहा है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक जो है बहलोल लोदी है। आगे बात करते हैं, कह रहा भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? बाजार नियंत्रण या फिर मूल्य नियंत्रण की पद्धति कौन लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है लागू किया था बाजार नियंत्रण पद्धति को। राज्य संबंधों में उलेमा जो है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किसने किया था? जो उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था।
आगे बात करें तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण जो है किसे कहा जाता है? 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था? भारत का दर्पण जो कहा जाता था किताब उल हिंद को। ठीक, एक पुस्तक है किताब उल हिंद, और ये पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा। आगे कह रहा है वह हिंद का युद्ध जो है 1008 या 1009 के बीच में लड़ा गया था। वह हिंद का युद्ध जो है किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में लड़ा गया था। वह हिंद का युद्ध जो है 1008 और 1009 के बीच में हुआ था, तो महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में। आगे बात करें तो कह रहा दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखनी शुरू कर दी थी? दिल्ली का कौन वह शासक था जिसने अस्थाई सेना रखना शुरू कर दिया था? तो वह शासक था अलाउद्दीन खिलजी। आगे बात करें तो दिल्ली के सुल्तानों में से किसने जो है तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार कर लिया था? जो दिल्ली सुल्तानों में से किसने जो है तैमूर शासक मिर्जा जो शाहरुख के अधीन राज्य में आना स्वीकार कर लिया था? उनके साथ रहने के लिए कौन स्वीकार कर लिया था, कौन शासक था? तो उस समय खिजर खां सैयद ने स्वीकार कर लिया था उनके नियमों को। ठीक, आगे बात करते हैं। कह रहा है कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? कौन शासक कौन था जो गुलरुखी के उपनाम से भी कविताएं लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी था, जो कि वह गुलरुखी नामक कविताएं लिखा करता था। आगे बात करते हैं तो कह रहा भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? भारत का कौन शासक था जो मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? गौरी को पराजित करने वाला था सोलंकी शासक भीम द्वितीय। आगे बात कर रहे हैं तो कह रहा है मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी जो है किस वंश का था? तो यह था संसबनी वंश का। किसका? संसबनी वंश का। आगे कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जो है आक्रमण किया था देवगिरी का, तो वहाँ के शासक कौन था? देवगिरी जब आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी तो वहाँ के शासक थे रामचंद्र देव। आगे बात करते हैं। कह रहा है जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र रखा था। जो शरीयत कानून था उसके नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र रखा था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? बर्नी जो एक लेखक हैं, इतिहासकार हैं, वह कहते हैं कि एक शासक है जब उसने राज्यत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों को अपने से स्वतंत्र रखा था। शरीयत का उस समय कानून था उसको नहीं मानता था, अपने को स्वतंत्र रखा। तो कौन शासक था? अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि शरीयत कानून को नहीं मानता था। आगे बात करें तो सल्तनत काल के भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? जो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो उसे कहा जाता था चौधरी। चौधरी को ग्रामीण अधिकारी कहा जाता था। आगे बात करते हैं। कह रहा है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तैमूर वंश के बाद जो भारत में है किस वंश ने अपना राज्य स्थापित किया था? तो तैमूर वंश के बाद जो है सैयद वंश अपना राज्याभिषेक प्रारंभ करता। आगे बात करते हैं तो किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम हुआ करते थे? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम रखता था। आगे बात करें तो किस सुल्तान को बेरोजगारों का रोजगार दिया? कह रहा है कौन सुल्तान था उस समय जो बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक जो है बेरोजगारों को रोजगार दिया था उस समय में। आगे बात करें तो कह रहा है किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? जो फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कौन शासक उसका उपाय किया था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है?
जो नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया कौन शासक किया था? विनाश का कारण पूछा, तो क्या कारण था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण। बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। आगे बात करें तो कह रहा तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तबकात ए नासरी के लेखक जो हैं मिनहाज उस सिराज हैं। कौन है? मिनहाज उस सिराज। आगे बात करते हैं तो कह रहा अलाई जो दरवाज़ा है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आगे बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उस समय उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी जो है लाहौर थी। आगे कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने प्रसिद्ध कह रहा अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? अलाउद्दीन खिलजी का कौन सेनापति था जो मंगोल के साथ युद्ध में मारा गया था? तो कौन शासक था? उसका जो सेनापति था जफर खां था। अलाउद्दीन का सेनापति जो जफर खां था वह मंगोलों से आक्रमण के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात करें तो कह रहा है तौल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तौल की सबसे छोटी इकाई थी जो वजन की जाता है, वजन करने की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? रत्ती कहा जाता था। इससे छोटी इकाई कोई नहीं थी। जैसे इस समय वजन 1 किलो, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम जो भी होता है, तो उस समय सबसे छोटी इकाई जो थी वह रत्ती थी। आगे बात करें तो कह रहा प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे थे। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। आगे बात करें तो किसने जो है सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तार विवरण दिया था? जो कौन शासक था जो सल्तनत काल में प्रचलित जो डाक व्यवस्था था उसका विस्तृत विवरण दिया था? वह था इब्न बतूता। ठीक, इब्न बतूता जो है उसका विस्तृत वर्णन दिया था। आगे बात करें तो कह रहा है तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? जो तैमूर लंग है वह किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग जो है भारत पर आक्रमण किया था। अगला है कह रहा है दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई? दिल्ली का कौन मुस्लिम शासक था जिसे बदायूनी ने कहा है कि राजा को प्रजा से मुक्ति, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई? कौन शासक था वह? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक था। इसकी मृत्यु के बाद जो है बदायूनी ने कहा है कि इसको राजा से मुक्ति मिल गई और जो प्रजा को राजा से मुक्ति और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। आगे कहा है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? जो दिल्ली का सुल्तान था बलबन उसका पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन था उसका पूरा नाम। आगे बात करें तो कह रहा है जो कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता है किंतु उलेमाओं ने विरोध कर दिया था? कौन शासक था जो एक नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उस समय के विद्वानों ने इनको मना कर दिया, तो यह नया धर्म चलाने से इनकार कर दिया? तो कौन शासक था जो नया धर्म चलाना चाहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है नया धर्म चलाना चाहता था और कुछ विद्वानों के कहने पर यह अपना निर्णय जो है बदल दिया। आगे बात करते हैं तो कह रहा दिल्ली में कौन सा इतिहासकार जो है स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकार शैली का उदाहरण है? दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा जो है भारतीय और तथा फारसी वास्तुकला का शैली का जो है उदाहरण है। उसमें भारत की भी शैलियाँ है और फारसी भी कुछ। आगे बात करते हैं तो कह रहा है दिल्ली का सुल्तान जो है दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था। इसके लिए एक विभाग दीन एक खैरात दान विभाग जो स्थापित किया था वह कौन था? दीवान एक खैरात विभाग की स्थापना करने वाला कौन शासक है? तो फिरोज शाह तुगलक है। दीवान ए खैरात या फिर दान विभाग की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बात करते हैं किस विद्वान को हिंदू
कह रहा है किस संगीत वाद्य को हिंदू गाना का वाद्यों का श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। कह रहा है किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गाना वाद्यों का जो है सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। किसे माना जाता है? तो सितार को। ठीक, वाद्य यंत्र है एक। ठीक, तो इसको जो है हिंदू और मुस्लिम गानों का मिश्रण कहा जाता है। आगे बात करते हैं। तो नई फारसी काव्य शैली जो है सबक ए हिंदी, नई और फारसी जो काव्य शैली है सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? सबक ए हिंदी के जन्मदाता जो है अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो। आगे बात करते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के जो है शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? जो कह रहा है अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद भी गुलाम वंश के जो शासक थे अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। गुलाम वंश के जो शासक थे अपने जो साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए, क्या कारण था? तो उस समय मंगोल का आक्रमण डरावना था। ठीक, मंगोल का आक्रमण का भय था। मंगोल का आक्रमण के डर के कारण जो है गुलाम वंश अपना राज्य विस्तार नहीं कर पाए। आगे कह रहा है तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? जो भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। आगे बात करते हैं। तो किस सुल्तान के काल में खालिसा जो खालिसा भूमि थी और अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। खालसा भूमि जो थी अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी किसके शासनकाल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के। आगे बात करें तो कह रहा है सल्तनत काल के सिक्के टका और ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? जो सल्तनत काल में सिक्के थे किस धातु के बनाए गए थे? तो यह क्रम से जो टका था वह चांदी का था और ससगनी जो था वो भी चांदी का था। जीतल जो सिक्का था उस समय वह तांबा का था। तो सल्तनत काल में जो जीतल सिक्का था वह किस धातु का था? तांबा का था। और टका और ससगनी जो है चांदी के थे। आगे बात करते हैं। कह रहा अमीर कोही, जो अमीर कोही या कृषि विभाग था नामक जो है एक नया विभाग की सल्तनत द्वारा जो है शुरू किया था। अमीर कोही विभाग चलाने वाला कौन शासक था? तो अमीर कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक शासक ने विभाग बनवाया था। ठीक, आगे बात करते हैं। तो अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? जो अमीर खुसरो हैं किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली की। किसकी? खड़ी बोली की। आगे बात करें तो कह रहा है तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग जो है किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद जो है तुगलक वंश के शासनकाल में जो है तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। आगे कह रहा है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। भारत में जो है पोलो खेल का प्रचलन कौन किया था? तो तुर्क वालों ने किया था। कौन? तुर्क वालों ने। आगे बात करें तो कह रहा है किसने एक तरु संस्कृति मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? जो मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के चलाने वाला कौन शासक था? तो महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी। आगे बात करें तो कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था उसमें से कौन सा एक तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? जिसे कहा जाता है गाजी मलिक। यह जो था तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। आगे बात कर लेते हैं। तो कह रहा है किस राजवंश के अंतर्गत जो है विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ था? किस राजवंश के अंतर्गत कह रहा है किस राजवंशों के अंतर्गत जो है विराजित का चरमोत्कर्ष हुआ था?
तो विरासत का चरमोत्कर्ष जो है तुगलक वंश के शासनकाल में हुआ था। ठीक, आगे बात करते हैं। तो कह रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कौन शासक करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया था अजमेर में। आगे बात करते हैं। तो कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहा करता था? कौन शासक था अपने को जो है ईश्वर का अभिशाप कहता था? वह चंगेज खां था। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दो आप के आर्थिक महत्व को समझा था? कह रहा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? 2 नदी के बीच के क्षेत्रों को दोआब कहा जाता है, उसके आर्थिक महत्व को कौन समझा था? तो इल्तुतमिश। आगे बात करें दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद जो है अंतिम शासक था तुगलक वंश का। आगे बात करें तो कह रहा है सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? फवाजिल का अर्थ जो है सल्तनत काल में था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि थी। जो इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की गई राशि को फवाजिल भी कहा जाता था। आगे बात करते हैं। कह रहा दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़ा जाल निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध था। जो दिल्ली का कौन सुल्तान था जो भारत में नहर सबसे बड़े जाल बिछाने का निर्माण किया था नहरों का? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। सबसे बड़े जाल का निर्माण करवाया था नहर का। आगे बात करें तो कह रहा है चंगेज खां के अधीन जो है मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खां के अधीन जो है मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो वह था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। आगे बात करें तो कह रहा है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया था। अपनी शक्ति को सम्मिलित करने के बाद जो है बलबन ने अपने भव्य उपाधि धारण किया था। तो इसका तोताए हिंद की उपाधि, तोताए हिंद। आगे कह रहा है कौन से सुल्तान की मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी से दबे स्वागत भवन के निर्माण से हुए थे? जो कह रहा है कौन शासक था? तुगलकाबाद में एक लकड़ी का भवन था, उसमें दब जाने के कारण किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक, इसकी जो मृत्यु है लकड़ी का मकान था उसको गिर जाने से दब गया, उसमें इसकी मृत्यु हो गई गयासुद्दीन तुगलक की। आगे बात करें तो नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नहर निर्माण करने वाला, तो नहर निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक है। आगे बात करें तो कह रहा लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? तो सिकंदर लोदी जो था सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कहा जाता है। आगे कहते हैं जो है किसने भूमि मापने का पैमाना जो है गज्जा ए सिकंदरी, कह रहा किसने भूमि मापने का पैमाना जो है गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो सिकंदर लोदी जो था गज ए सिकंदरी नामक एक पैमाना लाया था भूमि नापने के लिए। आगे कह रहा है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? कौन शासक था जिसके शासनकाल में सिक्कों पर देवी की जो लक्ष्मी देवी है उनकी आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गौरी के शासनकाल में जो सिक्का था उस पर एक तरफ जो है लक्ष्मी देवी की आकृति बनी थी। आगे बात करें तो कह रहा रजिया बेगम को रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? जो रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का था। आगे बात करें तो कह रहा है किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा जो फतुहात ए फिरोज शाही
लिखी है? कौन शासक है जो अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी है? तो कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। आगे बात करते हैं। कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? दिल्ली का कौन सुल्तान था जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक, फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। और पहली बार जजिया कर लगाने वाला कौन शासक था? तो मोहम्मद बिन कासिम। आगे बात करें तो कह रहा है ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित करवाया था? जब ग्वालियर जीत लिया था इल्तुतमिश, उसके बाद सिक्कों पर किसका नाम लिखवाया था, किसका नाम अंकित कराया था? तो अपनी पुत्री जो है रजिया सुल्तान का, किसका? रजिया सुल्तान का नाम अंकित करवाया था इल्तुतमिश। आगे बात करें तो कह रहा है नसीरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? जो नसीरुद्दीन महमूद था उसके शासन पे मुख्य काजी के पद पर कौन था? तो मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज उस समय मुख्य काजी थे नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। आगे बात करें तो कह रहा बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन जो है उसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है जलालुद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? जलालुद्दीन के शासनकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो देवगिरी विजय, देवगिरी का अभियान किया था, उसको जीत लिया था, उसके शासनकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आगे बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकारी कौन था? जो भूमि कर से संबंधित अधिकारी कौन था? तो वह मुश्ताक राज था। ठीक, मुश्ताक राज। आगे बात करते हैं वारंगल के स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? वारंगल का जो स्वतंत्र राज्य था किसने स्थापित किया था? तो कन्हैया ने। ठीक, वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों इसलिए जल्दी बता रहे हैं। आगे कह रहा है बरनी के अनुसार जो है दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? जो अपने दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर या नग्न बदन ही जाता था, तो कौन शासक था? मुबारक खां। ठीक, आगे कहता है हिंदू धर्म में परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम धर्म को अपनाने वाला कौन शासक था? तो नसीरुद्दीन खुसरा शोह था। आगे बात करते हैं तो कह रहा नसीरुद्दीन जो खुसरो शाह जो था, नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नसीरुद्दीन खुसरो शाह जो है पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण किया था। आगे कह रहा है दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? तो 1014 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को कहा जाता था देहली वाला सिक्का। क्या कहा जाता था? देहली वाला सिक्का। आगे कह रहा है सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? सुल्तान का पद जो था उस समय पैतृक संपत्ति पर आधारित था। ठीक, सुल्तान का पद जो है सामान्यतः पैतृक था। आगे बात करते हैं सल्तनत काल में प्रभावशाली किसके अधीन होते थे? जो सल्तनत काल के प्रभावशाली पद थे किसके अधीन थे? तो अमीरों के अधीन थे। प्रांतों के अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इक्ता के नाम से जाना जाता था। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? जो सल्तनत काल के शब्दावली के अनुसार जो है सुल्तान के कर्मचारियों को भूमि दी गई थी उसको क्या कहा जाता था? इबलाक कहा जाता था। आगे बात करें तो कह रहा है धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया था? धर्मोपदेश के लिए तजकीर शब्द का उपयोग किया गया था। कौन सा? तजकीर। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? जो शरीयत कानून था उसके आधार पर किसी समस्या का जब समाधान कर लिया जाता था उसे क्या कहलाता था? तो फतवा कहा जाता था। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधित्व कौन करता था? जो प्रांतों का सुल्तान था उसका प्रतिनिधित्व कौन करता था? तो वली करता था। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता होगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत था वहीं समाप्त होता हुआ अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख लेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।